देहरादून में उप निदेशीय दर्शन बोध पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के तहत 89 कुशल दिव्यांगों को किया सम्मानित। 25 योग विशेषज्ञों, 32 अनुभवी खिलाड़ियों, 30 स्वरोजगार वाले लोगों और 2 स्वयं सेवा योजना को सम्मानित किया। उत्तराखंड सरकार को राजभवन से मिली बड़ी खुशखबरी। प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों को मिली राहत। अगले 3 साल तक टला बस्तियों के उजड़ने का खतरा। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज। प्रदेश के 102 निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार। तारीखों की घोषणा फिलहाल नहीं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। आईओए ने दी राष्ट्रीय खेल को हरी झंडी। उत्तराखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कई अहम प्रोजेक्टों की हुई शुरुआत। कूड़े के सेग्रीगेशन से करोड़ों की कमाई के साथ किया जा रहा बिजली का निर्माण। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण एक कोटद्वार विधानसभा के लाल पानी क्षेत्र में मां शक्ति फाउंडेशन के संचालित कार्यक्रम में नशा मुक्ति केंद्र में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और रितु खंडूरी भूषण ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक से काम को लेकर बातचीत की और उनके काम को सराहनीय बताया। लालकुआं नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। खराब खड़े ट्रक में घुसी कार। हादसे में कार के ओड़े पर कच्चे। कार सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। काशीपुर में आवारा घूमते पशुओं को लेकर नगर निगम की बड़ी पहल। आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए किया जा रहा गौशाला का निर्माण। यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी। ड्रोन कैमरों और इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से की जा रही निगरानी। नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। जी हां, विधान दल के नेता चुने जाने के बाद ये बधाई दी है। आपको जानकारी दे दें कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि एक्स पर पोस्ट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। कहा है कि फडणवीस जी को हार्दिक बधाई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि महाराष्ट्र का विकास और तेज होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी और लिखा कि फडणवीस जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र का विकास और तेज होगा। तो बड़ी जानकारी हम आप तक उत्तराखंड से पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद और सीएम के नाम के फैसले के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बधाई दी। देखिए, उनके पोस्ट की ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर के साथ यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फडणवीस जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि महाराष्ट्र का विकास और भी तेज होगा।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर उत्तराखंड के कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी बीच देहरादून में भी विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को हर संभव सुविधा मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये हमने सभी प्रकार के जो भी हम नियोजन करने वाले हैं उन सभी में हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया है कि आप सबकी सुविधा के अनुरूप उसका निर्माण कार्य हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर संचालित कर रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपए का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने पर दुर्घटना बस दिव्यांग हो जाने पर 1200 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को भी 1200 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांगजन से विवाह करने पर 25,000 रुपए की धनराशि दिव्यांग दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया तो आपने देखा यहाँ पर विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग इस दिशा में लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। प्रदेश के 102 निकायों के लिए अभी तक 30,58,299 वोटर पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि नॉमिनेशन की अंतिम तारीख तक नाम में परिवर्तन और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। नगर निकाय चुनाव के विभिन्न पदों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा को रिवाइज किया गया है और 2018 में खर्च की जो सीमा थी उसमें आंतरिक बदलाव किया गया है, जिसके लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की गई थी और उनके विचारों और सुझावों को लिए भी गए थे। मेयर पद के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। 40 वार्ड तक का नगर निगम है तो उसमें अधिकतम 20 लाख खर्च है। अगर 41 से 60 वार्ड तक का नगर निगम है तो उसमें 25 लाख रुपए सीमा रहेगी और 61 लाख से अधिक वार्ड के लिए उसमें 30 लाख खर्च की सीमा रखी गई है। उपनगर प्रमुख के लिए 2 लाख में रखी गई है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सदस्य नगर निगम के लिए 3 लाख की अधिकतम सीमा रखी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 10 वार्ड के लिए 6 लाख, तो वही 10 वार्ड से ज्यादा के लिए 8 लाख और सदस्य नगर पालिका के लिए 80,000 खर्च की सीमा रखी गई है। अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 3 लाख अधिकतम सीमा निर्धारित है। सदस्य नगर पंचायत के लिए 50,000 की अधिकतम सीमा रखी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। जी हां, राज्य में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक 4 दिवसीय 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले सम्मेलन की तैयारियों में आयुष विभाग के साथ साथ अन्य कई विभाग भी शामिल हैं। आगामी 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो में भारत और अन्य 54 देशों से मिलकर 6,000 से अधिक डेलीगेट्स आ रहे हैं और इस सम्मेलन में 1 लाख लोगों के शामिल होने की
अनुमान जताई जा रही है। आपको ये बता दें कि कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए आयुष विभाग के अपर सचिव डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 6000 डेलीगेट्स प्रतिभाग करेंगे। साथ ही 4000 पेपर प्रेजेंटेशन और तमाम टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में 54 देशों से डेलीगेट्स शामिल होंगे और इसके साथ ही देश में आयुष से जुड़े लोग और आयुर्वेद शैक्षिक संस्था के लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक एग्जीबिशन स्टॉल विभिन्न संस्था एवं विभागों की ओर से सम्मेलन में स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिसमें पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग और कृषि विभाग समेत अन्य विभाग भी शामिल हैं। बारह तारीख से 15 दिसंबर इस अवधि में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन देहरादून जनपद में किया जा रहा है। 10वां आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होगा, जो राष्ट्रीय आयोजन है, और इसमें 54 अंतर्राष्ट्रीय देश इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि इसमें डेलीगेट के रूप में शामिल होंगे। अभी तक का जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, 6000 से ज्यादा डेलीगेट्स का पंजीकरण कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है इसमें प्रतिभाग करने की। इसके अलावा 200 से अधिक जो एग्जीबिशन स्टॉल्स होते हैं उसको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न जो उद्योग समूह हैं उनके द्वारा इसमें बुकिंग अभी तक पूर्ण किया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा जो 4 दिन का समिट होगा इसमें 50,000 से लेकर 1 लाख व्यक्तियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। और परेड ग्राउंड में ये आयोजन होगा, उसकी जो टेंट निर्माण कार्य है वो अभी गतिमान है। और जो मेन इनॉग्रल सेशन होगा और जो वेलकम सेशन होगा, वहां पर जो मल्टीपर्पज हॉल है उसके अनुसार वहां पे तैयारियां संपन्न की जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी में नगर निगम की ओर से सड़क बनाने और चौड़ीकरण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब काठगोदाम के नरीमन तिराहे से गौला पुल तक 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, जिसकी जद में लगभग अतिक्रमण कर बनाए गए 50 मकान आ रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि जिला प्रशासन ने 15 दिन का समय देते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को खुद ही अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि चिन्हीकरण की कार्रवाई को पूरा करते हुए अतिक्रमण की जद में आ रहे लोगों को अपने अतिक्रमण तोड़ने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर 15 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं टूटा तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा। नारीमन तिराहे से घोला पुल तक का रोड है, वो NHA के पास है और इसकी कुल चौड़ाई 24 मीटर है ROW के साथ। तो इस रोड को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए चिन्हीकरण कर दिया गया है और लगभग 50 मकान के आसपास इसमें चिन्हित किए गए हैं। और जो भी अतिक्रमणकारी हैं इनको 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। यदि ये खाली नहीं करते हैं तो इनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हटवाया जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित जमीन पर सालों से फैले अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशासन का विरोध किया। लोगों का आरोप था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया है और अचानक उन्हें उनका जो निर्माण है उसे तोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि बैरागी कैंप की यह जमीन साधु संतों और कुंभ मेले की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां अवैध झुग्गी झोपड़ियों और अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए थे। ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पर मेला लगे, कुंभ लगे तो इसका उपयोग किया जा सके।
तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है और तैयारियों के मद्देनजर यहाँ पर तमाम तरह से जो अतिक्रमण किया हुआ जमीन था उसे खाली करवाने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नियमानुसार नहीं है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि पहले से कोई नोटिस नहीं जारी की गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि ये नियमानुसार है। पहले से यहाँ पर नोटिस जारी की गई है और ये अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो पहले से नोटिस जारी करके जमीन को खाली करवाने का काम किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। उत्तराखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कई अभूतपूर्व पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जिसमें कूड़े के सेग्रीगेशन यानी कि कूड़े को अलग करके करोड़ों की कमाई की जा रही है। तो वही कूड़े से बिजली बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सेग्रीगेशन के तहत पहले कूड़े को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें से रिसाइकल करने वाली चीज़ों को निकालकर उसके इनकम जनरेट की जाती है। और इसी को लेकर शहरी विकास के एडिशनल डायरेक्टर ललित नारायण मिश्रा ने बताया है कि जब से इस प्रोजेक्ट के जरिए पिछले 3 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया गया है, यानी कि हर साल 25 से 30 लाख रुपए की कमाई कूड़े से की जा रही है। तो उत्तराखंड में कूड़े से कमाल की कमाई की जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि वेस्ट टू वंडर में कन्वर्ट हो रहा है अब कचरा, और यहाँ पर जोरदार तरीके से कूड़े से कमाई की जा रही है। कूड़े से करोड़ों की कमाई यहाँ पर की जा रही है। कई जगह पर बिजली भी बनाई जा रही है। और इस पूरे मामले की जानकारी शहरी विकास डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर ललित नारायण मिश्रा ने दी है। ये जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें हमने हमारे प्रदेश में काफ़ी प्रयोग हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जोशीमठ में उन्होंने पिछले 4-5 सालों में 1 करोड़ से अधिक की आय जनरेट की है। ये एक मिसाल बनी है। उसी तरह अगर हम बात करें अपने धामों में, जैसे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री में DRS सिस्टम लागू किया गया है, जहाँ पर डिजिटल रिफंड सिस्टम, जो बॉटल्स हैं उस पर QR कोड लगाया जाता है और जब लौट के आती है तो पैसा उसको ग्राहक को वापस मिलता है। तो उससे काफ़ी मात्रा में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो मैनेज हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें बागेश्वर की, तो वहाँ पर इस प्रयोग के तहत महिलाओं ने कमान संभाली है और उन्होंने एक कंप्लीट सोल्यूशन कचरा उठान का और कचरा निस्तारण का दिया है। देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में आपदा को अवसर में बदला जा रहा है, यानी कि कूड़े से कमाल की कमाई यहाँ पर की जा रही है और साथ ही साथ बिजली भी उत्पन्न किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के लालपानी क्षेत्र में मां शक्ति फाउंडेशन के संचालित नशा मुक्ति केंद्र में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने प्रतिभाग किया है। रितु खंडूरी भूषण ने नशा मुक्ति केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटी सी उम्र में ही संचालक रजत नेगी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। वो देश के कई स्थानों से लोगों को यहाँ लाकर नशे से दूर कर जीवन जीने का सही रास्ता दिखा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के वातावरण और सुविधाओं को देखकर रितु खंडूरी ने प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने अपने संबोधन में समाज को नशे से दूर रहने का आग्रह किया और साथ ही अपने आसपास के लोगों को जो नशे के आदी हैं उनके प्रति अपराधियों वाला व्यवहार न करते हुए उन्हें इस बीमारी से कैसे निकाला जाए उस दिशा में कार्य करने की अपील की है। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कर रहे डॉक्टरों का भी उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। तो आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश को किस तरीके से नशा मुक्त करना है इस दिशा में काम करते नजर आते हैं। इस दिशा में उनकी जो पुलिस प्रशासन है वो भी काम करती नजर आती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि
ऋतु खंडूड़ी भूषण यहाँ पर पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और नशा मुक्ति केंद्र में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी पहुंचकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत सुंदर विचार है और उन्होंने बहुत प्रसन्नता की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने प्रशंसा करते हुए ये भी कहा कि समाज में जो लोग नशा करते हैं उन्हें कभी भी हीन भाव से ना देखें, उनको नशे से किस तरीके से बाहर निकालना है इसको लेकर कार्य करें। साथ ही साथ उन्होंने वहां के वातावरण और सुविधाओं को लेकर भी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने केंद्र में इलाज कर रहे डॉक्टरों का भी धन्यवाद किया। बहरहाल ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र में बतौर मुख्य अतिथि ऋतु खंडूड़ी पहुंची, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की, और इस दौरान वो काफी खुश नजर आई। डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की, लोगों को संबोधित भी किया। मैं आज माँ शक्ति फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। और मुझे बहुत खुशी हुई, एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे को मैं यहाँ मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से ठीक होके गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के दूसरे सदस्य को पौड़ी पुलिस ने कोलकाता से धर दबोचा है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस गैंग लीडर को पहले ही जेल भेज चुकी है और एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश के क्रम में ठगी करने वाले गैंग की पौड़ी पुलिस लगातार कमरतोड़ कार्रवाई कर रही है उनके ऊपर। गैंग के सदस्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ऑनलाइन बड़ी धनराशि ठगते थे और इस मामले में कोटद्वार के मयंक नेगी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली निवासी सतीश कुमार, दिल्ली निवासी सुभद्र रॉय और इसी के साथ साथ उनके ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी नियुक्ति पत्र और ईस्टर्न रेलवे का आई कार्ड देकर 30,70,550 रुपए ठग लिए। इस शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कोटद्वार ने केस दर्ज किया और पुलिस टीम ने तुरंत सर्विलांस की मदद और अन्य प्रयासों से इस धोखाधड़ी में संलिप्त दूसरे आरोपी सुभद्र रॉय को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वो उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार के युवाओं से पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देते थे। तो पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है पौड़ी में, जहां पर पुलिस प्रशासन ने पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसमें एक सदस्य को दिल्ली से हमारे द्वारा गिरफ्तार किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात काशीपुर की करते हैं। काशीपुर में आवारा घूमते पशुओं को लेकर नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी पहल शुरू कर दी है। जी हां, नगर आयुक्त विवेक रॉय ने घोषणा की है कि आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गौशाला का निर्माण किया जाएगा और इस गौशाला के लिए राज्य सरकार से 3 एकड़ जमीन मिल चुकी है और इसके निर्माण के लिए 4.59 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। नगर निगम का दावा है कि इस कदम से सड़क पर कोई भी आवारा पशु नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने पशुपालकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने जल्द ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लिए हमने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की ज़मीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस ज़मीन के लिए हमने डीपीआर बना लिया है।
डीपीआर जो है 4.59 करोड़ का है, जिस पे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से शहर के हम सम्मानित नागरिकों से, पशुपालकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में डेयरी उपविधि है। कोई भी पशुपालक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए यदि पशुपालन कर रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़ेगा। पशुपालकों द्वारा नालियों में भी गोबर बहाया जा रहा है, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक मशीन जो कि गोबर से लकड़ी बनाती है वो हमने उद्घाटित करा करके कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की कर लेंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर राज्य सरकार को राजभवन से बड़ी खुशखबरी मिली है। जी हां, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को फिर मिली राहत, क्योंकि 582 मलिन बस्तियों को राहत मिली है। मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। अगले 3 साल तक टला बस्तियों के उजाड़ने का खतरा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मलिन बस्तियों के उजाड़ने का खतरा अब टल गया है। अगले 3 साल तक राजभवन से राज्य सरकार को बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी ये मिली है कि उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को राहत मिली है। मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। 582 मलिन बस्तियों को राहत मिली है और अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि अगले 3 साल तक बस्तियों के उजड़ने का खतरा टल गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार को राजभवन से बड़ी खुशखबरी मिली है। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को फिर से राहत मिली है। आपको ये जानकारी दे दें कि 582 मलिन बस्तियों को राहत मिली है और इसके अंतर्गत अब अगले 3 साल तक बस्तियों को बचाने को लेकर जो अध्यादेश जारी किया गया था, उन अध्यादेशों को मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।